हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आप लोगों को जो विलियम वर्ड्सवर्थ और रोमांटिक एज के क्वेश्चंस जो चल रहे थे हमारे, उनका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आज कंप्लीट करूँगी आप लोगों के साथ। और देखो भाई, स्क्रीनिंग का पेपर हरियाणा का जो है वो अब आ गया है। 20 तारीख में पेपर है, करवा चौथ वाले दिन। तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे पर वो जो है पेपर रखा गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया करते रहें और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और देखो भाई, यूपी टीजीटी का पेपर का, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले कटिंग दिखाई थी और उसमें बताया भी था मैंने आपको कि भाई पेपर जो है अब जनवरी में करवाने की कही जा रही है, मगर मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर होगा वो बोर्ड एग्जाम्स के बाद होगा, क्योंकि उससे पहले उपलब्धता एक्चुअली 1.5-2 महीने पहले बताना पड़ता है स्कूल्स को, तभी जाके उपलब्धता जो है मिलती है, क्योंकि पेपर ऐसे नहीं हो जाता ना भाई, 5-6 दिन के लिए चाहिए होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपका ये पेपर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है जनवरी में भी हो जाए। ज़्यादा चांसेस जो है वो आप लोगों के यूपी टीजीटी और पीजीटी के बोर्ड एग्जाम्स के बाद है। तो आप लोग अगर तैयारी अभी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। नहीं कर रहे तो कर लो यार, क्या कर रहे थे अब तक। तो भाई मैं जो है ये आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यूज ऑन वर्ड्सवर्थ कीट्स शैले। बेसिकली ये जो है सभी के लिए है भाई, पीजीटी वालों के लिए तो है ही, हमारे यूपी पीजीटी वालों के लिए, इसके अलावा हरियाणा वालों के लिए भी है, और जो है DSSB वालों के लिए भी है। तो सभी पढ़ लो और अच्छे से देख लो। और भाई देखो, ऐसा है कि अगर आप लोगों की तैयारी बढ़िया हो चुकी है तो आप लोग अब प्रैक्टिस सेट्स लगाने शुरू कर दो। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ, लेकिन अब फिर दोबारा से कह रही हूँ, प्रैक्टिस सेट्स लगाने शुरू करने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस सेट्स ऐसे लगाओ जो आपको जो है एक मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। दूसरी बात, आप लोग अगर तैयारी कर अभी करना चाह रहे हो और चाहते हो कि भाई हमको हर चीज़ हैंडी मिल जाए और बस हम लोग पढ़ लें, तो हमारा ये कोर्स है यूपी टीजीटी का। यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों के ही हैं। ये यूपी टीजीटी का है वीडियो बैच, हम दिखाते हैं ऐड में केवल यही है वो वाला भी यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। तो इनमें क्या है कि इनमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब कि आपको इसमें ग्रामर, लिटरेचर, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ मिलेगा। पढ़ लेना बस। पढ़ने का काम मैं नहीं कर सकती, पढ़ाने का काम बहुत अच्छा कर रखा है। तो सब कुछ, सारा नोट्स जो है हार्ड कॉपी में मिलेंगे और आपको ये चीज़ मिल जाएगी और आप तैयारी कर सकते हो। जो तैयारी कर चुके हैं वो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। उसके बाद ये बीपीएससी का है। अभी जो बीपीएससी के तहत बहुत बढ़िया ये भी चल रहा है। इसमें जो यूनिट वाइज में करवा रही हूँ पूरा, अभी अलग अलग राइटर्स लेके इसमें मैं कवर करवा रही हूँ बीपीएससी का भी, जिस तरीके का पैटर्न आया था। और ये जो बीपीएससी का हमारा कोर्स है ना, ये पूरा मतलब कि जूनियर से लेके और ये पीजीटी लेवल तक का है। तो ये लेवल इसमें इसी तरीके का रखा है कि जो जूनियर का स्टूडेंट भी है वो ये ना सोचे कि भाई आता तो है नहीं लिटरेचर। तो लिटरेचर ग्रामर दोनों ही है इसमें लाइव भी चलती हैं क्लासेस। इसके अलावा ये DSSB का बैच है। इसमें भी 2 बैचेज हैं। एक दोनों ही वीडियो हो चुके हैं अब, क्योंकि कोर्स ख़त्म हो चुका है इसका। अब तो मुझे कुछ दिन में इसके पेपर चलाऊंगी बस मैं। तो ये है हमारा DSSB का बैच। इसमें भी आपको नोट्स वगैरह सब मिलेंगे नए सिलेबस के। सबसे पहली बात है ना, एक ये लोग जो हैं बेचारे कहीं पे धोखा खाए हुए होते हैं, तो पूछ लेते हैं बेचारे कि ये बिल्कुल नए सिलेबस के हिसाब से हमारा जो है वो पेपर है। नए सिलेबस के हिसाब से बैच है हमारा। और जो ऐसा DSSB ने सिलेबस दिया था वही जो है मैंने उसमें तैयारी जो है वो पूरा ऐसी यूनिट वाइज तैयार करवाया है। और आराम से करते हैं, नोट्स सारे इसके मिलते ही हैं, सब कुछ मिलता है इसमें। चलो अब इसके साथ ही अब हम लोग जो है अपना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो लेने शुरू करती हूँ मैं अब इसमें। और मैंने इसमें जो क्वेश्चंस करा दिए थे, ब्लैक वाला कहाँ गया। मैंने इसमें 45 क्वेश्चंस जो हैं वो करवा दिए थे। अब मुझे 46 से स्टार्ट करना है। तो मैंने इसके पिछले जो हैं, जो नहीं देखे वो लोग देख लें।
तो ये वाला जो है अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, और ये मैंने अपना पेन लिया हाथ में। टू होम शैले डेडिकेटेड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो ये तो इसमें टू होम, टू एक प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लगता है तो whom आएगा, तो टू whom आना चाहिए। तो टू whom शैले डेडिकेटेड हिज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम शैले की जो पोएम है वो उन्होंने डेडिकेट जो करी है वो उन्होंने अपनी वाइफ मैरी शैले को डेडिकेट करी है, जो शादी से पहले मैरी गॉडविन हुआ करती थी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता भी देती हूँ, क्योंकि जो लोग बेचारे वाकई में अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, मेरे को अच्छा लगता है कि वो लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ बता देती हूँ। एक किताब भी खोल के रखी हुई है मैंने, तो मैं उसमें से मैं उनको बताती रहती हूँ। तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के बारे में जो मैं बता रही थी, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम सबसे पहले ये पोएम लिखी गई है 1817 में, 1817 में, जब शैले जो है वो लंदन में के पास मार्लो में रह रहे थे। और जो है ये जो पोएम है इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो नेबरिंग कंट्री साइड थी वहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो एक्सट्रीमली पुअर थे, और उसके साथ उनकी पॉवर्टी इसलिए भी और बढ़ रही थी क्योंकि जो एक तो हार्वेस्ट खराब हुई, उसके बाद नेपोलियन का जो पतन हुआ, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो हायर क्लासेस थे, दे वर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट द पॉवर्टी ऑफ द मासेस की पॉवर्टी के बारे में वे कंसर्न्ड ही नहीं थे। तो शैले इतने ज़्यादा उस चीज़ से प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है पब्लिक से अपील करी इस पोएम को लिख के, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को लिख के। और जो है ये सबसे पहले ये पोएम जो है स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टैंजा, इट मीन्स 9 लाइन का स्टैंजा होता है, स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है। इसका लाउन एंड सितना इसका सबटाइटल भी था। तो दिस इज अ पोएम, और ये स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है, यानी कि 9 लाइन स्टैंजा। तो पीजीटी वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, जो मेरे से पढ़ चुके हैं पीजीटी उनको तो ये सारी चीज़ें रिवाइज ही हो रही होंगी। Which work of Shelley has the subtitle The Spirit of Solitude? Alastor, Queen Mab, The Chenchi, The Sensitive Plant। बताओ भैया, जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी। जब बता दो, जब जवाब दे लो तो मुझे बता देना। चलो तुम कैसे बताओगे, मुझे ही बताना पड़ेगा। खैर मैं आपको इसमें जो है अलास्टर के बारे में बताती हूँ। अलास्टर का ही जो दूसरा नाम है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये इसका नाम है। और मैं देख रही हूँ इसके बारे में मुझे कुछ यहाँ पर मिल जाए तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं इसमें मेरे पास। चलिए अभी से, हाँ मिल गया, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, इसका जो सबटाइटल है दैट इज अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अब इसके बारे में कुछ बताना शुरू करती हूँ। अलास्टर मतलब, अलास्टर का मतलब होता है एवेंजर, एवेंजर का मतलब होता है न्यायोचित बदला लेने वाला। और ये जो है ना उनकी वाइल्ड इमेजिनेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और जो है यहाँ पर इसमें कश्मीर का भी वर्णन है, वेल ऑफ कश्मीर का जो है वो वर्णन किया गया है। और ये जो पोएम है बेसिकली क्वेस्ट फॉर रियल ब्यूटी है। तो ये जो पोएम है अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, बेसिकली ये अलास्टर का मतलब होता है एवेंजर, और इसमें वेल ऑफ कश्मीर का भी वर्णन है। और ये पोएम इट इज़ अ क्वेस्ट फॉर ट्रू ब्यूटी। तो अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टू हुम शैले द चेंची डेडिकेटेड। चेंची जो कि उनकी एक ट्रेजेडी है, इट इज़ डेडिकेटेड टू, शैले की चेंची जो डेडिकेटेड है इट इज़ डेडिकेटेड टू ले हंट, ले हंट को जो है वो डेडिकेटेड है। और अगर मैं आपको इसमें, अब आप सुनना तो नहीं चाह रहे हो मगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, एक्चुअली मेरा ना वाकई में बहुत दिमाग ख़राब है, तो मैं क्या करूं, और मैं जो है आदत से मजबूर क्या करूं
क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर, हजूर हजूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। तो जो कि भाई ऐसा है कि मैं आपको इसमें बीच बीच में और चीज़ों के बारे में बताती चल रही हूँ। तो चेंची जो है वो उनका एक ड्रामा है, और ये जो है उन्होंने ले हंट को समर्पित करा है, दैट इज डेडिकेटेड टू ले हंट। चलो भैया अब ये भी आ गया। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज द चेंची, चेंची किस प्रकार का प्ले है। तो जो चेंची है वो इनका एक अभी मैंने बोल ही दिया, वैसे चेंची जो है वो इनका एक ट्रैजिक प्ले है, दैट इज अ ट्रैजिक प्ले। और अब ये मानेगा नहीं, जब तक कि मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें बता नहीं देने की, तब तक मेरा मज़ा नहीं आएगा। ओरिजिनली इट गॉट पब्लिश इन 1819, 1819 में ये पब्लिश हुआ था। ये एक वर्स ड्रामा है, इट्स अ वर्स ड्रामा, लिरिकल ड्रामा, इसे लिरिकल भी कह सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि लिरिकल और वर्ड्स पे ही जो है 2021 में लड़ाई छिड़ गई थी कि मैडम हमने तो बुक में लिरिकल लिखा दिखा, आपने वर्ड्स लिख दिया। तो ये लिरिकल या वर्ड्स ड्रामा है इन 5 एक्ट्स। ये एक ट्रेजेडी है, और ये जो है एक रियल रोमन फैमिली द हाउस ऑफ चेंची से प्रभावित है। और ये जो प्ले है, एक्चुअली शैले को ना इंसेस्ट और डार्क थीम्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसी से प्रभावित होकर उन्होंने चेंची जो है लिखा। तो इट गॉट पब्लिश्ड इन इट वॉज रिटन इन 1819, 1819 में ये लिखा गया था। एंड आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच प्ले डिड शेले गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमैथ्यूज अनबाउंड। तो चलो भाई, प्रोमैथ्यूज अनबाउंड का आइडिया उन्हें कहाँ से आया था ये भी आप लोग बता दो, और मैं जरा इसके यहाँ से साइड में को जाती हूँ जिससे आप लोग देख लो। और प्रोमैथ्यूज अनबाउंड का आइडिया शेले को आया था, ये एक लिरिकल ड्रामा है, ठीक है जी, ये एक लिरिकल ड्रामा है प्रोमैथ्यूज अनबाउंड। और ये बेसिकली जो लिया गया है एस्केलस, एक्चुअली ये लिया गया है एस्केलस के प्रोमैथ्यूज बाउंड से, प्रोमैथ्यूज बाउंड से लिया गया। तो स्पिरिट ऑफ जो है ना रिवोल्ट इसमें दिखाई गई है। रिवोल्ट की स्पिरिट है, शैले बहुत रेवोल्यूशनरी किस्म के व्यक्ति थे। तो प्रोमैथ्यूज अनबाउंड जो है वो लिखा गया है फ्रॉम अ प्ले बाय एस्केलस, प्रोमैथ्यूज बाउंड से इसकी कहानी जो है वो ली गई है। वेयर इज द सीन ऑफ इडिपस टेरेनस बाय शेले लेड। शेले का जो ये प्ले है इडिपस टेरेनस, इडिपस की कहानी जैसे याद आती है तो कहाँ से, थीब्स, ग्रीस, कहानी है थीब्स की। शेले वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ। भाई एक बात बताओ कि कौन सी जो उनका एक पैम्फलेट था जिसे लिखने के बाद उनको जो है वो ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। सोचिए, ही वॉज अ रिबेल, एक्चुअली ऐसे लोग हजारों में एक होते हैं, और उनको जो है 1811 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था एक पैम्फलेट के पब्लिकेशन पे, ऑन द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म, ऑन द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म पे से निकाल दिया गया था उनको पब्लिश होने। Who called Shelley an ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain। ये जो क्वेश्चन है ये एक बार DSSB के एग्जाम में आया था, DSSB PGT में आया था। ये DSSB PGT का पेपर जो 2021 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो किसने कहा है, और वैसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एंड दैट इज मैथ्यू आर्नल्ड, दैट इज मैथ्यू आर्नल्ड। हु रॉट एंडीमियन, एंडीमियन किसने लिखी है। बहुत ही प्यारे से पोएट जो थे उन्होंने एंडीमियन लिखी है, जिसे जनता ने जीने नहीं दिया। वो एक बात होती है ना, जब भी कीट्स की बात आती है ना, आई बिकम वेरी इमोशनल, यू नो, इतना इमोशनल बंदा था ना वो, इसलिए मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब जिंदगी दुनिया जीने नहीं देती जो इंसान बहुत अच्छा होता है, उसे जबरदस्ती कोच कोच के, ये हमारी भाषा है मेरठ की, कोच के मतलब गोडिंग, कोच के उस बेचारे बंदे को ना, या तो वो बेचारा बंदा जो है आत्महत्या कर लेता है, या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या वो खतरनाक हो जाता है। तो वही बात ये होती है कि दुनिया जीने नहीं देती, अच्छे लोगों को भी नहीं जीने देती, और बुरे लोगों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अच्छे लोगों को जब सबसे ज्यादा बेचारों को फर्क पड़ जाता है ना। तो एंडीमियन लिखी थी किसने, हमारे प्यारे दुलारे कीट्स ने। एंडीमियन वॉज रिटन बाय कीट्स।
और इसके बारे में मैं जैसे अभी आप बता भी रही थी, 1818 का जो वॉल्यूम था एंडीमियन का, इसको क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन ने पानी पी पी के इस वर्क को क्रिटिसाइज किया था। इसे कहा था काम सेटल्ड इम्पोर्टेबल ड्राइवलिंग इडियोसी। और ये इसलिए कहा गया था क्योंकि भाई एक्चुअली कीट्स को जो इस सबसे में जो उनको लाने वाले थे वो ले हंट थे, एंड ले हंट जो है उनको टोरीज के द्वारा अटैक किया गया था। दैट इज वाई उन्हें इसी मैगजीन के कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में एंडीमियन को शामिल किया गया था। तो भाई ये जो है कीट्स जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है सपोर्ट करने वाले नहीं थे, मगर उनके मेंटोर थे ना, इसलिए उनको भी जो है वो इस पे अटैक किया गया था। और एंडीमियन जो है ग्रीक मैथोलॉजी में एक शेफर्ड है, अ ब्रेनसिक शेफर्ड हु लिव्स ऑन माउंट लैटमॉस, और जिसको प्यार करती है मून गॉडेस। तो ये कीट्स के द्वारा लिखी हुई पोयम है और ब्यूटीफुल पोयम है। फॉर whom do we get the from whom do we get the phrase negative capability? ये तो आप सबको पता है, 50 बार मैं बता चुकी हूँ। कीट्स ने दिया है ये टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो वो मानते थे कि उनके अंदर और विलियम शेक्सपियर के अंदर है। फ्रॉम विच करियर डिड कीट्स रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग? कीट्स ने फॉर्मल ट्रेनिंग जो ली थी वो एपोथेकेरी की ली थी, यानी कि उन्होंने जो है वो ड्रग बेचने का उनके पास एक प्रॉपर उन्होंने वो लिया था, तो मेडिकल की उन्होंने प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग ली थी। वेयर डू वी फाइंड कीट्स क्रिटिकल ओपिनियन? कीट्स की जो ये नेगेटिव कैपेबिलिटी या कोई भी जो उनकी क्रिटिकल ओपिनियन है किस चीज़ के बारे में, वो हमें देखने को मिलता है उनके लेटर्स में, जिसमें उन्होंने ईगोटिस्टिकल सब्लाइम टर्म जो है वो यूज़ करा है, नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म यूज़ करी है, तो ये सब उनके लेटर्स में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरी ऑफ अ सर्पेंट वुमन, लामिया, क्रिस्टबेल, इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल? चलो भाई बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, सबने जिन्होंने कीट्स को पढ़ा है उन्होंने सबने ये पढ़ रखा है, एंड दैट इज लामिया। सबसे पहले मैं लामिया के बारे में बताऊं कि लामिया का जो स्टोरी है एनाटमी ऑफ मेलंकली से ली गई है। एनाटमी ऑफ मेलंकली बर्टन का है, ठीक है। एनाटमी ऑफ एक तो ना मैं सामने आ जाती हूँ ना, मैं इधर को हट जाती हूँ, फिर यहाँ से बैठे बैठे बता देती हूँ। एनाटमी ऑफ मेलंकली से जो है वो मेरा ना आजकल जो पूरी टेबल वेबल चेंज हुई ना, तो अब मैं पहले तो कोने में को सुकड़ के बैठ जाती थी, अब मैं पूरे में घूमती फिर जाती हूँ। तो लामिया जो है इसका जो इसकी स्टोरी जो है वो बर्टन की एनाटमी ऑफ मेलंकली से ली गई है। लामिया विद सर्पेंट्स हेड एंड अ वुमेन्स माउथ, और इसको ब्यूटीफुल मेडन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है मर्करी के द्वारा। तो ये जो कहानी है ये बर्टन की एनाटमी ऑफ मेलंकली से ली गई है। सर्पेंट वुमेन की कहानी, दैट इज लामिया। Who says a thing of beauty is a joy forever? और कौन कह सकता है? That is Keats. A thing of beauty is a joy forever. Which one of the Keats' creation is the story of the development of two lovers? The Eve of St. Agnes, Hyperion, Isabel या Lamia? तो भाई बात ये है कि Eve of St. Agnes है इसका आंसर। Eve of St. Agnes, which has some similarities with Shakespeare's Romeo and Juliet, but there is a difference between the endings, as it has a happy ending, but Romeo and Juliet ended tragically. That is Romeo and Juliet. Which of the following is written in irregular unrhymed meters? देखो भैया ऐसा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा गड़बड़ है। ये which of the following is written in blank words? तो इसमें से कौन सी पोयम जो है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है? शैले की पोयम है, कौन सी पोयम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है? तो उसका आंसर है क्वीन मैप। द आंसर इज क्वीन मैप। थोड़ा सा मैं क्वीन मैप के बारे में बताना चाहूँगी। ये शॉर्ट चीज़ है, मैं आपको इसलिए बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में, अब मैं ना यहाँ से साइड में हो जाती हूँ जिससे आपको आराम से क्वेश्चन भी दिखता रहे और जो है मैं भी दिखती रहूँ, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। क्वीन मैप उन्होंने तब लिखी थी व्हेन ही वाज ओनली 18 years old। 18 साल के थे
बहुत ही क्रूड और इमैच्योर है थॉट में ये पोयम। और ये जो पोयम है इसमें क्वीन मैप, द फेरी क्वीन मैप जो है वो डेड मेडन यांथे को अपनी सेलेस्टियल कार में बिठा के सारे में चक्कर जो है वो कटवाती है फ्यूचर का। और ये जो पोयम है दैट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ये पोयम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। याद रखिएगा शैले ने ये पोयम तब लिखी थी व्हेन ही वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। द विच ऑफ एटलस इज, विच ऑफ एटलस किस प्रकार की पोयम है? ये बिल्कुल बच्चों वाली पोयम है, विच ऑफ एटलस। तो इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ, विच ऑफ एटलस। तो विच ऑफ एटलस के बारे में मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि ये पोइटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा है। और ये पोयम जो है ना ये एक मिथ पर आधारित है। मिथ पर आधारित है तो आप समझ गए होंगे, मिस्ट्री एंड रोमांस पर आधारित एक पोयम है विच ऑफ एटलस। ये एक फुल ऑफ मिस्ट्री एंड रोमांस, सस्पेंस, सॉरी रोमांस नहीं। हु टर्म्ड द रोमांटिक एज एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ? किसने जो है इस रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहा है? दैट इज लुई किज़ामिया, दैट इज लुई किज़ामिया। रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली रोमांटिसिज्म किस चीज के लिए जो है वो किस चीज के लिए द्योतक किस चीज का? इट इज द सिंबल ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिक एज came in a revolt against the 18th century, the rules and regulations of the 18th century. The 18th century writers were very particular about rules and regulations. They didn't bother about the content. They cared more for the rules and regulations because they thought that this age is called Augustan age, so we have to bring that glory and charm of Augustan age to England. But in that endeavor of theirs, they forgot about the content. But, and William Wordsworth has once said that his early versifications for the his early poems were the tame versifications of Pope. He also tried to imitate Pope, पर उन्होंने सोचा it is very difficult to write according to form, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो यू लूज दैट चार्म, वो चार्म चला जाता है। तो रोमांटिसिज्म में था इनफॉर्मेलिटी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। द लैंग्वेज ऑफ द पोएट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन। ये चीज़ इनफॉर्मेलिटी रोमांटिसिज्म में हमें देखने को मिलती है। द रोमांटिक मूवमेंट बिगैन विद द पब्लिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के एक वर्क के पब्लिकेशन के साथ ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था, एंड दैट इज लिरिकल बैलेड्स। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ्स प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स पब्लिश? ये प्रीफेस था क्या? दैट वाज थ्योरी ऑफ पोइट्री बाय वर्ड्सवर्थ। इसका क्या था? इसका ये था थ्योरी ऑफ पोइट्री दैट the language of the poet should be the language of a common man. ये जुड़ा था 1800 में, 1798 में लिरिकल बैलेड्स आया था और 1800 में प्रीफेस जुड़ा था। Who collaborated with Wordsworth in bringing out lyrical ballads? Coleridge, Southey। देखो भाई वर्ड्सवर्थ के साथ जो जुड़ने वाले थे वो थे कॉलरिज, दैट वाज कॉलरिज। ये लाइन आप सबने सुन रखी है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। हु सेड दिस? ये लाइन कही गई है वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा। ये लाइंस हैं वर्ड्सवर्थ जी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट का मैं ज़रा टाइम लूँगी आप लोगों से।
चलिए now the next question is, who is termed as the harbinger of nature? Wordsworth, Keats, Shelley, Pope. तो भाई देखिए, हु इज टर्म्ड एज द हार्बिंजर ऑफ नेचर, तो वो वर्ड्सवर्थ है, दैट इज वर्ड्सवर्थ. हाउ मेनी स्टेजेस आर मेंशन्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ्स लव फॉर नेचर? देखो ये ना, अगर ये टिंटन एबे में पूछा जाता है तो 3 है, लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि 4 स्टेजेस ऑफ पोइट्री, तो हाउ मेनी स्टेजेस, अगर ये पूछा जाता है कि भी ये ना क्वेश्चन 2 अलग तरीके से है, तो इसमें क्लियरली ये नहीं है हाउ मेनी स्टेजेस आर मेंशन्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर. तो ये अगर हम इसको इस तरीके से लें तो चाइल्डहुड, टीनेज एंड एडल्टहुड है कि वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर डेवलप्ड थ्रू सेवरल स्टेजेस. जो टिंटन एबे के हिसाब से अगर कहें तो 3 स्टेजेस बताई गई हैं, लेकिन अगर वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर एंड पोइट्री कहा जाए तो 4 है. वो 4 कौन सी हैं? दैट इज 4 stages of poetry, that is recollection, contemplation, and that is emotion and recrudescence and renewal. और ये जो है 4 stages प्रोसेस की है. तो ये अगर टिंटन एबे के हिसाब से पूछें तो 3 है, और स्टेजेस ऑफ पोइट्री के हिसाब से पूछे तो 4 है. तो थोड़ा क्वेश्चन वेग है ये, तो मैं तो इसमें मैंने 4 इसलिए लिया था क्योंकि पोइट्री के हिसाब से लिया था, तो इसलिए मैंने 4 लिया इसमें. France standing on the top of nature, seeming born again, these lines are from the prelude, daffodils, Tintin Abbey, none. तो ये जो है that is फ्रांस. ये तो सब आपको सबको पता है कि ये लाइन जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम की है, जो प्रिल्यूड में से है. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो प्रिल्यूड में से ली गई है. शैलेज मास्क ऑफ अनार्की. अब अगर आपने मास्क ऑफ अनार्की शैले की पढ़ी है तो वो है क्या? एलिजी नहीं है जी, ये तो अपने आप लग गया है. शैले की मास्क ऑफ अनार्की है क्या? तो चलो बात करते हैं मास्क ऑफ अनार्की के बारे में, और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो ये मास्क ऑफ अनार्की इनका जो वर्क है, ये एक रिबेल पोएम है. ये रिबेल पोएम है. क्या मतलब वो इस बात का? देखिए 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, तो बीच बीच में मैं आपको जो है इसमें मेरे को बीच बीच में चीज़ें बतानी होती हैं ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ. देखिए उन्होंने जो शैले ने बेसिकली ना, ये एक रिबेल पोएम है. मास्क ऑफ एनार्की जो है ये एक रिबेल पोएम है. शैले ने कुछ सटायर्स लिखे हैं. मास्क ऑफ एनार्की, पीटर बेल द थर्ड, स्वेलफुट द टायरेंट. पहला जो इनका सटायर है, ये जो सटायर है ये कैसल रे पे जो है ये एक सटायर है. मैनचेस्टर या पीटरलू में सहकर पर ये आधारित है. दूसरा जो सटायर मैंने अभी बोला पीटर बेल द थर्ड, ये वर्ड्सवर्थ पर है. और तीसरा स्वेलफुट द टायरेंट, ये जो है थर्ड जो है वो जॉर्ज फोर्थ पे है. तो 3 सटायर्स लिखे गए. तो मास्क ऑफ अनार्की पीटरलू पे ये एक रिबेल पोएम है. इसके अलावा ये एक सटायर, जो उन्होंने सटायर्स लिखे हैं फिर से सुन लीजिएगा, जो सटायर करा है उन्होंने किस किस पे. एक ये है मास्क ऑफ अनार्की, पीटर बेल द थर्ड जो कि वर्ड्सवर्थ पे है, और स्वेलफुट द टायरेंट ये जॉर्ज फोर्थ पर सटायर है. शैलेज डेथ वॉज कॉज्ड बाय, शैले की मृत्यु बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, एट द अर्ली एज ऑफ 29, दैट इज ड्राउनिंग. डूबने से उनकी मृत्यु हुई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम? इनमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है? तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम में जो कैटेगरी में आती है वो एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड आती है. कीट्स एंडीमियन हैज, कीट्स की एंडीमियन में इनमें से कोई सी भी नहीं है. 4000 लाइन्स हैं. देर आर 4000 लाइन्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, हर पार्ट में 1000 लाइन्स हैं. Which is the pair of lovers Endymion does not mean in Keats Endymion? Romeo and Juliet, Venus and Glass and Scala, none. भाई रोमियो एंड जूलियट से मुलाकात नहीं होती.
Lyrical, who wrote the famous preface to the lyrical ballads? That is Wordsworth. When were the lyrical ballads published? इनमें से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि वो आए थे 1798 में, 1798। लिरिकल बैलेड्स की पहली पोएम कौन सी है? ये भी आपको पता है। लिरिकल बैलेड्स की पहली पोएम है बैलेड राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और जो लास्ट पोएम है दैट इज लाइन्स रिटन अबव टिंटन अबे। William Wordsworth was born in 1770. Who of the following is known for his Hellenic spirits? Hellenic spirit या जो हेलास was the old name of Greece. तो कीट्स, हालांकि he doesn't know Greek language, but he is known for his passion of beauty and charm. तो वो है that is Keats. Who wrote our sweetest songs are those that tell our saddest thoughts? ये एक पैराडॉक्स भी है, दैट्स अ पैराडॉक्स। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, कि हमारे सबसे अच्छा जो गाना होता है वो होता है जो हमारे दिल की आवाज़, हमारे दिल से जो निकलता है, और वो कौन सा होता है? वो सबसे वो होता है, वो है ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा पहला गान। तो ये जो है पीबी शैले का टू अ स्काईलार्क। ठीक है जी। हाउ डू वी क्लासिफाई शैलेज प्रोमैथ्यूज अनबाउंड? शैले का प्रोमैथ्यूज अनबाउंड इज अ लिरिकल ड्रामा, दैट इज अ लिरिकल ड्रामा। हु रॉट दिस? ही प्रेयथ बेस्ट, हु लवeth बेस्ट। ही, ये पूरा ऐसे है, ही प्रेयथ बेस्ट, हु लवeth बेस्ट। ये एस.टी. कॉलरिज की लाइन्स हैं, और कहाँ से ली गई है? ये जो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से ली गई है, और ये जो ऑगस्टीन की थियोलॉजी से ली गई है कि लव ऑल द क्रिएचर्स दैट गॉड हैज मेड। तो ये एस.टी. कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की लाइन्स। Which work inspired Coleridge's Kubla Khan? Coleridge जो कि जाने जाते हैं अपने कॉलरिज सुपरनैचुरल को नेचुरल वे में प्रेजेंट करने वाले बंदे, जिन्होंने फैंसी एंड इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। तो वो दैट इज ए दैट Perka's Pilgrimage। अब ये देखिए, व्हेन शैले रॉट क्वीन मैब ही वाज ओनली, अभी मैंने इसका जवाब दिया था, ही वाज ओनली 18 years old। ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई पोएम है। विच ऑफ शैलेज पोएम हैज अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी? अभी मैंने आपको बताया था प्रोमैथ्यूज अनबाउंड, एस्किलस के प्ले प्रोमैथ्यूज बाउंड से लिया गया है। एंड विच पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय ग्रीक प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलोड बाय ग्रीक रिवोल्ट अगेंस्ट टर्किश रूल? ये भी शैले का ही वर्क है, और जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा तो सुन लो, दैट इज हेलास। ये एक लिरिकल ड्रामा है, ग्रीक प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलोड बाय द ग्रीक रिवोल्ट अगेंस्ट द टर्किश रूल, 1821 में ये आया था। और इसको जो है हेलास में शैले ने अपना एंथुसियाज्म दिखाया था ग्रीक कॉज के प्रति। तो ये एक उनका लिरिकल ड्रामा है हेलास। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, 34 मिनट्स का हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लगें, आपके हेल्पफुल हों आपके लिए। मैं तो यही चाहती हूँ, बाकी कोई बात नहीं, और मिलते हैं कल, और बाय बाय।